Assalamu alaikum students. Myself Saad and I am first year MBBS student at King Edward Medical University Lahore. आज के हमारे सेशन का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय कंसेप्ट। आज के टॉपिक में मैं ये बताऊंगा कि हम जो एमबीए की प्रिपरेशन में फिजिक्स के सब्जेक्ट को टैकल करते हैं तो उसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक आपको सॉरी ये सेशन का जो टॉपिक है यानी कि अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, ये बताना आपको क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स के जैसे सवाल आते हैं ना कि सर फिजिक्स को कैसे टैकल करना है, फिजिक्स के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन किस तरह करने होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं और फिजिक्स को तैयार कैसे करना है, वो वाले क्वेश्चन जो है ना वो आज के सेशन में आपके सारे जो है ना वो जवाब आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि physics के जो subject है, उसको तैयार कैसे करना होता है। देखें, अ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, बायोलॉजी है उसको जो है ना वो अगर आप सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक को जो है ना वो पढ़ भी लेना तब भी आपको समझ आ जाती है कि ये जो ऑथर है उन्होंने क्या लिखा हुआ है। लेकिन जैसा कि एक सब्जेक्ट, देखिए मैंने कहा था कि कोई भी चीज को जो है ना वो मेमोराइज करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास रट्टा, और दूसरे नंबर पे हमारी चीज होती है कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। तो अच्छी प्रिपरेशन के लिए जो है ना वो हमें दोनों चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि आपको जो है ना वो फिजिक्स के अंदर काफी सारे वैल्यूज होते हैं जिनको याद करने की जरूरत पड़ती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी जिस तरह कह सकते हैं कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट डेवलप करती हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें जो है ना वो रट्टा लगाने वाली होती हैं। एक तो जिस तरह से हम न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जिस तरह की हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, तो प्लांक्स कांस्टेंट जो है ना वो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इसको कंसेप्चुअली याद करना होता है। इसको सिर्फ सिंपल जो वैल्यू दी गई होती है हमारे पास 6.626 उसको ही याद करना पड़ता है। उसके अलावा जो है ना वो चीजें करने की जरूरत नहीं होती। और जितना भी जो है ना वो हमारे पास एटॉमिक मैसेज होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन्स वगैरह के, इस तरह से एएमयू में मैसेज की वैल्यू होती हैं। तो इस तरह से जो है ना वो चीजें याद करने वाली होती हैं। अब मेन जो बात रहती है वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट किस तरह बिल्ड करने होते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया था कि फिजिक्स के अंदर जो है ना वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले चीज जो है ना वो होती है आपकी टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अक्सर जो है ना वो बायोलॉजी के लिए या फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, सॉरी बायोलॉजी या केमिस्ट्री के लिए जो है ना वो टेक्स्ट बुक को तरफ जो है ना वो काफी ज्यादा रुजू करते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर टेक्स्ट बुक को थोड़ा कम पढ़ते हैं। मेरा ओपिनियन ये होता है कि फिजिक्स के अंदर भी आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर उतना ही टाइम देना चाहिए, या बेशक थोड़ा कम कर दें, लेकिन जो है ना वो फिजिक्स में टेक्स्ट बुक की जो लाइंस होती है ना उनको पढ़ना लाजमी होता है, क्योंकि वहां से जो है ना वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। तो सबसे पहला जो है ना वो हमारे पास सोर्स हो जाता है आपकी जो प्रोविंस की टेक्स्ट बुक रहती है होती है वो। दूसरे नंबर पे जो है ना वो फिजिक्स के हम कह सकते हैं कि हर टॉपिक के साथ जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो एक डायग्राम दी गई होती है। अगर आपने अच्छे कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्ड करने होते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए डायग्राम होती है। अगर आप सॉरी वो जो टॉपिक होता है ना वो आपको जो है ना वो तकरीबन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए जो है ना वो नहीं भूलेगा, अगर आपको वो डायग्राम अच्छे से आ जाती है। तो कोशिश क्या करें जिन टॉपिक्स के साथ जो है ना वो डायग्राम होती है, सबसे पहले आप जो है ना वो डायग्राम के ऊपर देखा करें, फिर आप जो है ना वो थ्योरी की तरफ जाया करें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो चीज डायग्राम में बताई गई थी, जो चीज डायग्राम में लिखी होती है, वही जो है ना वो हमारी थ्योरी के अंदर भी रिपीट हुई है। तो हमारे पास सबसे पहला जो होता है कॉन्सेप्ट के लिए तरीका, आपकी टेक्स्ट बुक को लाइंस को रीड करें। उसके अलावा जो उसके साथ दी गई रिक्वायर्ड डायग्राम्स हैं उनको लाजमी देखा करें। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपके लेक्चर्स और एनिमेटेड वीडियोस। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि फिजिक्स के अंदर जो चीजें होती हैं वो होती है 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन तक, और हमारी जो पेपर होता है वो होता है तकरीबन हमारा पेपर 2 डायमेंशन होता है जिसके ऊपर चीजें लिखी होती हैं। तो 2 डायमेंशनल चीजों के ऊपर जो है ना वो 3 डायमेंशनल चीजें समझाना काफी मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो है ना वो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर या आपके जो टॉप ग्रेड के ऊपर जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप जो है ना वो जरूर दिखा करें। उससे ये होगा कि आपको जो है ना वो एक तरह से विजुअल मेमोरी आपकी बन जाएगी कि ये टॉपिक जो है ना वो इस तरह से जाता है। जिस तरह से जो है ना वो आपका एक टॉपिक होता है सेंट्रीपिटल मोशन, जिससे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक है।
तो उसके साथ ही जो है ना वो आपको एक डायग्राम दी जाती है कि एक बॉडी को हमने रस्सी के साथ बांधा हुआ है, रस्सी के साथ बांध के जो है ना वो हमने एक सेंटर के उसको घुमाया है, उसका रेडियस ये बन कर रहा है, उसका ये किस तरह से बनता है। तो फिर वो उस पैराग्राफ के अंदर ही एक्सप्लेन करता है कि इसका जो है ना वो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। तो वो डायग्राम में एरो के जरिए दिखाता है और थ्योरी में लिखता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थ्योरी में वो लाइन पढ़ें कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, फिर उसके पास सीधा डायग्राम पे चले जाएं और डायग्राम में देखें कि ये वाली बात, एक्सेलरेशन वाली बात कहाँ लिखी हुई है। फिर जो है ना वो आपको समझ आएगी कि हाँ मतलब ये थ्योरी वाली बात और डायग्राम वाली बात दोनों आपस में को रिलेट कर रही है। फिर जो है ना वो आपकी अच्छी मेमोरी डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना वो कोशिश क्या करें कि चीज़ों को थोड़ा सा कंसेप्चुअली ऐसे चलाना चाहिए। और नेक्स्ट जो थिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कॉन्सेप्ट और रट्टा से, वो चीज़ है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इस तरह से डेवलप होती है, देखिए स्टूडेंट्स जिस तरह से ना होता है कि बाजू का आता है ना, आप टॉपिक्स पढ़ते हैं, टॉपिक्स की स्पेसिफिक लाइंस होती हैं, आपको वो स्पेसिफिक लाइंस तो पता होती हैं, लेकिन उन स्पेसिफिक लाइंस का कितने डोमेन्स हैं कि वो स्पेसिफिक लाइन कितना कितना एक्सप्लेन हो सकती है, और वो जो है ना वो बाजू का पता नहीं होता स्टूडेंट को। तो उस हवाले से भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि किस तरह से जो है ना वो इस चीज को भी टैकल करना है। जिस तरह से हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं ना, तो बायोलॉजी के अंदर जो है ना वो एक लाइन के डिफरेंट मतलब हो सकते हैं, उसके डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। इस तरह से फिजिक्स के अंदर भी ऐसा होता है कि बाजू का जो है ना वो एक चीज से डिफरेंट कॉन्सेप्ट निकलते हैं। तो उन डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका ये होता है कि आप जो है ना वो उन कंसेप्ट से रिलेटेड जो है ना वो एमसीक्यू सॉल्व किया करें। बाजू का ये होता है कि हम एक टॉपिक पढ़ के जाते हैं, लेकिन एक टॉपिक में जो है ना वो हमें और उसका जब टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देने के दौरान हमें समझ आती है कि ये वाली जो लाइन थी ना ये एज इट इज जो है ना वो टॉपिक के अंदर नहीं लिखी हुई थी, लेकिन अगर हम अपने कंसेप्ट को यूज करें तो ये वाली बात जो है ना वो इम्प्लाई हो सकती है। तो ये बातें आपको उस वक्त पता चल जाएंगी जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है ना आपके कंसेप्ट जो है ना वो ब्रॉड होते जाएंगे। और कंसेप्ट जो हमारी प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस का एक फायदा ये होता है ना, जब आपकी एमसीक्यू एक दफा गलत होती है, तो गलत होने के बाद जो है ना वो आपको ये आइडिया होता है कि मैंने टॉपिक पढ़ते हुए जो है ना वो इस जो है ना वो हद तक क्यों नहीं सोचा था, और ये वाले जो टॉपिक का एस्पेक्ट था या ये जो पहलू था वो मेरे से कैसे मिस हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जो आप इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे, तो रिवाइज करते हुए जो है ना वो आपको ये अंदाजा होगा कि मैंने इस टॉपिक को वहां तक भी सोचना है, यानी कि सिर्फ सुपरफिशियल तक नहीं पढ़ना होता, उसको जो है ना थोड़ा सा डीप करके और अच्छे अंदाज में जो है ना वो पढ़ना होता है। इसलिए ये बात होती है कि लाजमी नहीं होता कि हर चीज को जो है ना वो कंसेप्चुअली नहीं चलाना होता है, चीजों में जो है ना वो रटा लगाना लाजमी होता है। कि आपको कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें मैंने कहा था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लाजमी आते हैं और अच्छे खासे आते हैं, तो उन चीजों के लिए जो है ना वो रट्टा भी लाजमी होता है। तो तीन चीजों को आप इकट्ठे चला के चलें। नंबर वन, आपका जो है ना वो मेमोरी के लिए आप जो चीजें रट्टा लगाने वाली है वो रट्टा लगा लिया करें। नंबर टू पे जो है ना वो जो चीजें आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, जो डायग्राम बेस्ड हैं, तो उन पे डायग्राम पे तवज्जो दिया करें। तीसरे नंबर पे जो है ना वो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, तो अच्छी प्रैक्टिस करने से जो है ना वो इंशाल्लाह आपकी अच्छी क्रिएटिविटी डेवलप होगी। नेक्स्ट जो है ना वो ये बताता हूँ कि हमारे पास जो फिजिक्स का एनुअल पेपर होता है ना, उसके अंदर जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो अक्सर तकरीबन डेली ये सवाल पूछते हैं कि जो है ना वो सर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखें, मैं आपको बताता चलूँ कि 2017 से पहले पीएमडीसी जो है ना वो एक ही पेपर बनाता था पूरे पाकिस्तान का। तो अब से जो है ना वो क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो गया कि हर जो प्रोविंस होता है उसका अपना अपना पेपर बनता है। तो उसका ये हाल होता है, पहले 2017 से पहले जो है ना वो पीएमटीसी से पेपर बनाता था, तो वो कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो काफी एक्सटेंसिव होते थे, उनकी कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट होती थी। लेकिन अलहमदिल्ला 2017 के बाद जो है ना वो इस तरह से हुआ कि उन्होंने कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा ना हम कह सकते हैं कि मिनिमाइज कर दिया है। कि कैलकुलेशन जिस तरह से पहले होती थी कि बाजू का एक ऐसा क्वेश्चन होता था जिसके दो दो पेज भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाती थी विद इन 1 मिनट। तो वो काफी मुश्किल होता था, क्योंकि मैंने पास्ट ईयर में इस तरह से एमसीक्यूज देखे हैं। लेकिन अब जो है ना वो इस तरह से एमसीक्यूज नहीं आते आपको कि आप जो है ना वो 1 मिनट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े। कैलकुलेशन जो भी आती है सिंपल फार्मूले वाली होती है, सिंपल फार्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी होती है और आपका जवाब आसानी से निकल आता है। अगर आपकी कैलकुलेशन वाली जो स्किल्स हैं वो अगर अच्छी होगी ना इंशाल्लाह, तो आप बिफोर 1 मिनट जो है ना वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो चीज जो है ना स्टूडेंट बार बार पूछते हैं वो ये है कि सर हम कैलकुलेशन कैसे करें। देखिए, कैलकुलेशन जो है ना वो 1-2 दिन का खेल नहीं है कि आप 2 दिन 3 दिन जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंप्लीट आपकी कैलकुलेशन में मास्टर हासिल कर लेंगे, नहीं ऐसा से नहीं होगा। आपको तकरीबन काफी साल हो गए हैं कैलकुलेटर यूज करते हुए, लेकिन कैलकुलेशन वाले सवाल हाथ से करते हुए जो है ना वो आपको पता नहीं लास्ट टाइम कब किया होगा आपने। तो अब जो है ना वो आपके पास तकरीबन जितना भी टाइम रह गया है, तो कोशिश करें कि कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज ना करें। या बाजू का यूं होता है, बंदे का हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल से जो है ना वो कैलकुलेटर निकाल के बाजू का बंदा कर लेता है कि अब इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें। आपका अभी अगर टाइम लग रहा है कैलकुलेशन के ऊपर, अभी लगा लें, लेकिन पेपर के अंदर जो है ना वो आपको मसला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है ना वो एक एमसीक्यू आया हुआ था केमिस्ट्री का।
उसके अंदर जो है ना वो तकरीबन इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना था, तो उसकी कैलकुलेशन मेरे से नहीं हो पाई थी। तो उसकी वजह से जो है ना वो मेरे तकरीबन 10 मिनट्स जो है ना वो वेस्ट हुए थे सिर्फ कैलकुलेशन ना करने की वजह से। तो ये देखने के आपके पास अगर एक से दो से एमसीक्यू इस तरह से आ गई जो आपके कैलकुलेशन नहीं हो रहे, तो वहां पे जो है ना वो आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अभी जितनी स्ट्रिक्ट आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना जो है ना वो इंशाल्लाह आपको फाइनल पेपर के अंदर प्रूफ मिलेगा। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना वो फिजिक्स के हवाले से क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि सर जो हमारे पास स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनका कंसेप्ट कैसे बनता है। तो उनका कंसेप्ट जो है ना वो आपकी थ्योरी से बनता है, जो आपके अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जो टॉपिक्स के अंदर चीजें लिखी होती है ना, सेम टू सेम वही लाइंस भी आ जाती हैं बाजू बात। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है ना वो रॉकेट प्रोपल्शन वाला एक टॉपिक है। तो रॉकेट प्रोपल्शन वाले टॉपिक में जो है ना वो बाजू का जो है ना वो मिसाइल्स वगैरह जिस तरह से होते हैं कि उसके नाम भूल गए हैं, तो उनकी ट्रेजेक्ट्री और मिसाइल्स वगैरह के नाम वगैरह लिखे होते हैं, तो वो जो है ना वो एज इट इज वही लाइन वगैरह ही पूछे जाते हैं और उनकी ट्रेजेक्ट्री वैसे ही पूछी जाती है। तो इस तरह से सवाल आते हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और रट्टा जिन पे डिपेंड करता है आपका, जिसका वो हाफिजा हम कह सकते हैं, मेमोरी अच्छी होती है ना, वो इंशाल्लाह वो वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और जहां तक बात है कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन की, तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन का सिंपल रिलेशन होता है उनकी थ्योरी से। या तो वो एज इट इज वही लाइन उठा के ऑप्शन पे देते हैं, या ये होता है कि उन ऑप्शन से रिलेटेड जो है ना वो स्टेटमेंट जो है ना वो खुद खुद से बना के देते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट जो है ना वो आपकी थ्योरी के अंदर होता है पड़ा। सिर्फ जो है ना वो आपको थोड़ा सा डीपली। नेक्स्ट ये बताना था कि जो है ना वो फिजिक्स के लेक्चर के हवाले से, ये फिजिक्स के लेक्चर जो है ना वो आपको जहां से कंपेटेबल लगे ना कि ये लेक्चर जो है ना मुझे समझ आ रहे हैं, और इन लेक्चर्स को देख के जो है ना वो मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो कोशिश क्या करें कि वही लेक्चर देखा करें। लाजमी नहीं है कि आपको जो है ना वो हम लोग जो है ना वो एक तरह से मजबूर कर दें कि नहीं आपने यही लेक्चर ही देखने हैं। आपके लिए कोई जो है ना वो एक तरह से बाउंड्रीज नहीं है। आपको टॉप ग्रेड से जो है ना वो लेक्चर समझ आता है अच्छा फिजिक्स का, आप फिजिक्स का लेक्चर वहीं से देख लें, वो इनफ है आपके लिए। जहां से जो है ना आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आए, जहां से आपको सेटिस्फेक्शन हो, आप लेक्चर वहीं से देखा करें। और मेरे हिसाब से जो है ना वो लेक्चर वीडियोस के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आप कोशिश क्या करें कि शॉर्ट लेक्चर्स देखें, और शॉर्ट लेक्चर्स को जो है ना वो स्पीड अप करके देखा करें, खासतौर पर फिजिक्स के अंदर, क्योंकि आपको सिर्फ सिर्फ विजुअल मेमोरी बनाने की जरूरत है। और अगर स्टूडेंट्स को जो है ना वो नोट्स बनाने भी हैं, तो टॉप ग्रेड के ऊपर जो है ना वो नोट्स बनाने की खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास जो है ना वो रीडेबल स्लाइड्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। आप फौरन जो है ना वो लेक्चर की स्लाइड्स होते हैं, नीचे से आप रिवाइज कर सकते हैं, तो तकरीबन जो है ना वो आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके इसके अलावा फिजिक्स के हवाले से अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो जो मेरे से रह गया हो, वो भी जरूर है ना आप जरूर पूछ लें। और जनरल जो आपके जो क्वेश्चन है ना वो आप पूछना स्टार्ट करते हैं, ताकि मैं आपके जवाब दे सकूं। क्वेश्चन ये है कि सर नम्स में मेरिट के बाद भी सीएमएच में 20 लाख पर ईयर फिर होती है क्या? प्राइवेट और मेरिट में फर्क क्या है? जी हाँ, देखिए आपका नम्स का जो टेस्ट है वो करीब है, और स्टूडेंट्स काफी जो है ना वो नम्स के बारे में पूछते रहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि नम्स के अंदर जो है ना वो सीट्स डिवाइड होती हैं सीएमएच के अंदर और एएमसी के अंदर। हमारे पास एएमसी की जो सीट्स होती हैं वो होती हैं बिलो 100 फॉर द सिविलियंस। यानी कि हम, जैसे मैं एक सिविलियन हूँ, मेरा आर्मी बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, तो सिविलियंस के लिए जो है ना वो बिलो 100 सीट्स होती हैं। और उन बिलो 100 सीट्स के ऊपर जो है ना पूरे पाकिस्तान से बच्चे जो है ना वो जिसे कहते हैं भर्ती होते हैं हमारे पास। तो इस वजह से सिर्फ इतनी लिमिटेड स्टेट सीट्स होने की वजह से जो है ना वो इसका मेरिट थोड़ा सा हाई होता है, बल्कि थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा हाई होता है। 2023 के अंदर जो है ना वो इसका मेरिट हुआ था 95.9%, और 2024 के अंदर जो है ना वो मेरिट कम हुआ था, वो तकरीबन 94 पॉइंट समथिंग हुआ था, 94 पॉइंट समथिंग मेरिट था। स्टाफ हुआ था वो 95% हाईएस्ट थे, तो 1% के अंदर जो है ना वो तकरीबन 100 बच्चे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपका जिनका एडमिशन जो है ना वो एएमसी में नहीं होगा, जो है ना वो पॉसिबल होता है सीएमएच के अंदर। तो सीएमएच जो है ना वो एक तरह से सेमी प्राइवेट इधर है, जिसके अंदर जो है ना वो आपको एमबीबीएस कराई जाती है, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो आपको मेरे ख्याल में हाउस ऑफ नहीं कराई जाती। आप ये देख लें कि सीएमएच जो है ना वो 19 लाख है पर ईयर के हिसाब से, तो तकरीबन सीएमएच जो है ना वो टोटली प्राइवेटाइज समझा जाता है। और दूसरा होता है हमारे पास एएमसी, तो एएमसी की जो है ना वो स्कॉलरशिप के ऊपर होता है। उसके अंदर जो है ना वो अगर आपका एडमिशन, जैसे मेरे एक फ्रेंड है उनका भी एएमसी में हुआ था, तो उनको जो है ना ऊपर में जो है ना वो पे किया था क्योंकि उनका स्कॉलरशिप लगा था। तो एएमसी में अगर हो गया है तो इंशाल्लाह आपका स्कॉलरशिप लगेगा, और सीएमएच में हो गया तो आपको जो है ना वो एक तरह से प्राइवेटाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर इंग्लिश सिलेबस की गाइडलाइंस देते हैं। देखिए इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको जो है ना वो एक किसी ना किसी फिजिकल एकेडमी की बुक जो है ना वो लाजमी पढ़नी होगी, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। मार्केट के अंदर जो है ना वो काफी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, आपको आपके किसी जानने वाले को पता हो कि जो है ना वो इस फिजिकल एकेडमी की बुक ज्यादा अच्छी है, तो उनसे आप पूछ लें। लेकिन इंग्लिश के अंदर आप लोगों के लिए लाजमी होगा कि आप जो है ना वो किसी ना किसी फिजिकल एकेडमी की बुक लाजमी पढ़ें, क्योंकि इस तरह से इंग्लिश के कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं हो पाते हैं सिर्फ लेक्चर्स देखने से। आप वैसे टॉप ग्रेड के ऊपर मैं पर्सनली बता दूं तो टॉप ग्रेड के ऊपर सारे जो लेक्चर देते हैं ना इंग्लिश के, वो काफी ज्यादा अच्छे थे।
तो मेरे हिसाब से लेक्चर्स के लिए वो लेक्चर काफी रहेंगे। दूसरे नंबर पे जो है ना वो आपको बुक जो है पढ़नी पड़ेगी ना, वो फिजिकल अकेडमी, कोई भी फिजिकल अकेडमी हो, उसकी बुक प्लस उसकी प्रैक्टिस बुक, वो जो है ना वो आप किसी कहाँ कहीं से मंगवा लें। और जहां तक बात रहती है वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी के लिए मैं सिंपल मेथड बताया कि डेली जो है ना वो आप 5 से 10 वर्ड उठा लिया करें गूगल से, या उसके लिए भी जो है ना वो मार्केट में काफी अवेलेबल बुक होती हैं। तो वो बुक्स ले लें वोकेबलरी के लिए, और डेली जो है ना वो 5 से 10 वर्ड जो है ना वो किया करें, और पर वीक जो है ना वो उसको रिवाइज कर लिया करें। इस तरह से जो है ना वो आपका लेते लेते बहुत टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हो पाती, खास करके फिजिक्स की। देखें, मैंने आपको बताया कि एमटी कैट के अंदर जो है ना वो आपको लेक्चर से ज्यादा जो है ना वो बुक्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका ज्यादा जो है ना वो वेटेज पेपर का जो है ना वो आपके अपनी प्रेफरेंस की बुक से ही बनना होता है। जो एडिशनल कंसेप्ट होते हैं ना वो थोड़ा कम आते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो आपके कंसेप्ट जो है ना वो बुक से रिलेटेड या बुक की ओरिएंटेड लाइंस ही होती हैं। तो कोशिश क्या करें, पहला जो काम आप पूरे दिन से स्टार्ट किया करें ना, सबसे पहला काम आप जो है ना वो लेक्चर देखने से पहले आप जो है ना वो एक दफा जो है ना वो बुक को रीड लाजमी क्या करें, बुक को रीड करें, तो इस तरह से ये होगा कि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। आप देखिए, आप पहले लेक्चर लेंगे तो फिर आपको ये पता नहीं होगा कि मेरी टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो फिर आप जो है ना वो टेक्स्ट बुक खोलेंगे, फिर देखेंगे, फिर लेक्चर देखेंगे, इस तरह से जो है ना वो टाइम थोड़ा हड़बड़ी मच जाएगी। तो कोशिश करेंगे पहले जो है ना वो कोशिश क्या करें कि टेक्स्ट बुक पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आपको ये पता होगा कि टेक्स्ट बुक के अंदर ये बात लिखी हुई है और सर भी यही बात बता रहे हैं। तो फिर जो है ना वो आपकी एक तरह से कोरिलेशन और मैचिंग हो जाएगी, फिर आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ भी आएगा, और आपका जो है ना वो इस तरह से दिल लगा रहेगा लेक्चर के अंदर। तो मेरा यही ओपिनियन है कि आप सबसे पहले जो है ना वो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ लिया करिए, टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद जो आपके पास टाइम एलोकेटेड हो आपके लिए, वो जो है ना वो आप ऊपर के लेक्चर देख लें, लेक्चर देखने के बाद जो पॉइंट्स आपको लेक्चर के अंदर न्यू मिले उसको टेक्स्ट बुक के ऊपर ऐड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर एमबीबीएस प्राइवेट या गवर्नमेंट किसमें ज्यादा स्कोप है? देखें, एमबीबीएस जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सब काफी अच्छी कराई जाती है। मतलब अगर आप हमारा जैसे कि केईएमयू है, केईएमयू के अंदर एमबीबीएस अच्छा कराया जाता है। उसके अलावा जो हमारा लास्ट कॉलेज है जिसका नाम है टीजी खान, सॉरी बोलान मेडिकल कॉलेज, तो बोलान मेडिकल कॉलेज और केईएमयू में जो है ना वो तकरीबन बराबर बराबर हम कह सकते हैं कि एमबीबीएस कराया जाता है। अच्छा, लेकिन जो है ना वो फर्क इस चीज का आता है कि जिस कॉलेज की जो है ना वो हॉस्पिटल अच्छी होती है ना, तो वहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होती है। जिस तरह के हमारे जो है ना वो म्यू हॉस्पिटल है, तो म्यू हॉस्पिटल में जो है ना वो प्रैक्टिस अच्छी होती है, इस वजह से जो है ना वो की पूरे पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 पे होगा, क्योंकि उसकी हॉस्पिटल सबसे अच्छी है। और जहां तक बात आती है प्राइवेट के ऊपर, तो प्राइवेट का मैं बता दूं कि एमबीबीएस प्राइवेट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी कराई जाती है। मेरे एक दोस्त हैं अलशिफा से, उनका इस्लामाबाद में हुआ है, तो वो बताते हैं कि हमारे पास जो है ना वो मॉड्यूलर सिस्टम होता है। तो मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर जो है ना वो आपका एमबीबीएस की प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाती है। तो अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन जो है ना वो चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट जाओ, एज ए डिग्री जो है ना वो एमबीबीएस पाकिस्तान में हर जगह अच्छी कराई जाती है। चाहे आप जो है ना वो तकरीबन बुलान मेडिकल कॉलेज जिसका हमारे पंजाब के अंदर है, डीजी खान के अंदर, तो वो हमारा तकरीबन सबसे लो रैंक जो है ना वो मेरिट है, उसके अंदर भी एमबीबीएस अच्छी कराई जाती है। तो ये दोनों ही आपके लिए कंपेटेबल होंगे। एएमसी का के लिए मिनिमम कितना मेरिट रिक्वायर्ड होता है? देखें, पेपर टू पेपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि 2023 के अंदर जो है वो मेरिट था 95.09, और 2024 के अंदर वो 94 तक चला गया, मतलब 1% कम हुआ। तो पेपर पे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले साल पेपर काफी टफ था, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाला हुआ था उन्होंने। पेपर टफ होने की वजह से मेरिट लो होता है, और पेपर आसान होने की वजह से मेरिट हाई होता है। तो सेफ जोन के लिए जो है ना वो आपको तकरीबन 150 में से जो है ना 140 प्लस एमसीक्यू एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं अच्छी तरह से। अगर आपको जो है ना वो एएमसी के लिए एडमिशन लेना है, 140 प्लस मार्क्स जो है ना वो आपके तकरीबन लाजमी होते हैं। बाकी जो है ना वो अल्लाह से दुआ करें कि मेरिट कम हो जाए, ताकि जो है ना वो आपका एएमसी में एडमिशन हो जाए। सर आर्मी पर्सन के लिए भी फीस सेम होती है नम्स के लिए? देखें, आपका एडमिशन अगर सीएमएच में होता है ना, तो वो उसके लिए जो है ना वो आपको कोई रियायत नहीं होती, क्योंकि सीएमएच वाले जो है ना वो तकरीबन प्राइवेट ही होते हैं, वो उसमें रियायत नहीं देते। लेकिन अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है ना वो एक तरह से मिलिट्री है, और फिर जो है ना वो आपके हम कह सकते हैं कि देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका नम्स का टेस्ट। तो नम्स का टेस्ट में जो है ना वो सबसे पहले आपके अच्छे स्कोर आने चाहिए। अच्छे स्कोर आ गए, अच्छे स्कोर के बाद जो है ना वो दूसरे नंबर पे होता है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है ना वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कौन सा है, मिलिट्री है या सिविलियन है। तो इंटरव्यू के ऊपर आपकी ये चीज ज्यादा डिपेंड करती है एज कम्पेयर टू आपका टेस्ट। तो लेकिन सबसे पहले जो है ना वो आपको अपना टेस्ट क्लियर करना होगा, वो भी अच्छे मार्क्स का। तो सेफ जोन में रहने के लिए जो है ना वो आपको 140 प्लस मार्क्स जो है ना वो लाजमी अचीव करने होंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सर अगर फिजिक्स में फार्मूलाज को कंप्रीहेंड कर भी लें तो अप्लाई करने में प्रॉब्लम आता है बहुत। देखें, फार्मूला अप्लाई करने का ये तरीका होता है कि जो है ना वो आप
आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि ये बॉडी जो है ना वो एक वेलोसिटी से जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है। या आपको ये कह देते हैं कि जो है ना वो एक कार थी, वो रेस्ट पे थी पहले, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। फिर जो है ना वो थोड़ा सा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल इतना किया, उसके बाद जो है ना उसकी फाइनल वेलोसिटी ये हो गई। तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता होना चाहिए कि ये जो है ना वो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगने वाली है। तो जो है ना वो कोशिश क्या करें कि आप जो पैरामीटर्स आपको क्वेश्चन के अंदर दिए गए हों उनके ऊपर जो है ना वो छोटा सा लिख देगा। अगर आपको वेलोसिटी दी गई है ना, तो वेलोसिटी के ऊपर थोड़ा सा आप वी लिख दिया करें कि हमें वेलोसिटी दी गई है, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, हमें टाइम दिया गया है, तो हमें मालूम क्या करना होगा। फिर आपको जो है ना वो फार्मूला ट्रेस करने में, और पहले जब आप पैरामीटर्स आइडेंटिफाई कर लें तो पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करने के बाद ये पता करें कि ये चार जो पैरामीटर्स है ना ये किस फार्मूले के अंदर कंप्लीट आते हैं। तो फिर आपको जो है ना वो याद आएगा कि हाँ ये वाला जो फार्मूला था ना इसके अंदर ये चार पैरामीटर्स होते हैं और यही चार पैरामीटर से एक पूछा गया है। तो मुझे वो वाला फार्मूला लगाना होगा और ये चीज फाइंड करनी होगी, फिर इंशाल्लाह जो है ना वो आपसे अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन की कैटलिस्ट है वो इंपॉर्टेंट है या कौन सी इंपॉर्टेंट? हाँ जी। देखें, जितने भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस होते हैं ना उनके कैटलिस्ट बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको ये बाजू का पूछ लिया जाता है कि जो है ना वो इन चारों में से कौन सा कैटलिस्ट है जो है ना वो मिसाल के तौर पर नाइट्रेशन का रिएक्शन कौन सा कैटलिस्ट करवा रहा है, और सल्फोनेशन का रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कैटलिस्ट करवा रहा है। तो ये वाले एमसीक्यूज आपसे पास्ट पेपर के अंदर बारह दफा पूछे गए हैं। तो कोई भी रिएक्शन का कैटलिस्ट हो, किसी भी तरह का कैटलिस्ट हो, आपको जो है ना वो लाजमी आपके लिए है कि वो याद कर लें। तो कैटलिस्ट में जो है ना वो आपको कोई भी रियायत नहीं होती है कि आप ये वाला कैटलिस्ट छोड़ दें या ये वाला कर लें, लाजमी है। कोई भी कैटलिस्ट जो है ना वो अनइम्पोर्टेंट नहीं कह सकते हम, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे के आने के चांसेस होते हैं। तो कैटलिस्ट के ऊपर जो है ना वो खास ध्यान दिया करें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, सर आपके नोट्स में सिर्फ बायो और केमिस्ट्री के नोट्स मिले हैं, क्या आपके फिजिक्स के नोट्स भी मिल सकते हैं सर? अच्छा, स्टूडेंट्स मसला ये है कि मैं अभी जो है ना वो लाहौर आ गया हूँ अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, और मेरे जो फिजिक्स के नोट्स है ना वो तकरीबन मेरे घर वालों ने जो है ना वो मेरे किसी फैमिली मेंबर में से, सॉरी मेरे रिलेटिव में से किसी को दिए हैं जो कि एमटी गेट कर रहे हैं। तो मेरे फिजिक्स के नोट्स जो है ना वो बुक के साथ ही चले गए थे, तो इस वजह से जो है ना मेरे पास बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल थे, लेकिन फिजिक्स के नोट्स जो है ना वो अभी भी उनके पास हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे नोट्स मंगवा लूं, अगर वो भेज देते हैं तो मैं आपको मैम यूसरा के थ्रू भिजवा दूंगा। अगर वो उनके पास नहीं होंगे या किस तरह से गुम हो गए होंगे तो उसके लिए जो है ना वो आपसे माजरत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर क्या मेरे ख्याल में मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है या गवर्नमेंट, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, तो पंजाब के जो है ना वो मुझे मेडिकल कॉलेज सारे का पता है कि ये कौन सा है। लेकिन बाकी का जो है ना वो मुझे तकरीबन आइडिया नहीं है, तो आपको कोशिश करेंगे गूगल कर लें इसको इस तरह से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सर आपके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? जी मैंने जो है ना वो केमिस्ट्री और सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स जो है ना वो पीडीएफ फॉर्म में मैम यूसरा को भेज दिए थे। तो आप जो है ना वो उनसे रब्ता करके वो नोट्स जो है ना वो ले सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के नोट्स जो है ना वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होंगे ना तो मैं मैम यूसरा को भेज दूंगा। एमबीबीएस के अलावा कौन सी फील्ड बेस्ट है? देखिए मेरे हिसाब से जो है ना वो अगर आप जिस टाइम के अंदर अंदर है कि एमटी कर रहे हैं ना, तो आपको किसी भी दूसरी फील्ड के ऊपर स्विच होने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं आपको अपनी मेंटालिटी बताऊं कि मैंने जब एमटी कर रहा था ना तो काफी घर वाले या बाहर वाले पूछते थे कि अगर फिर खुदा ना खास्ता तुम्हारा एमटी कैट या एमबीबीएस में ना हुआ तो तुम सेकंड फेज कौन से चूज करोगे? तो मैं ये कहता था कि जो है ना वो अगर एमटी कैट ना हुआ तो उसके बाद सोचा जाएगा। तो इस तरह की मेंटालिटी से ये फायदा होता है ना कि आपकी सारी जो है ना वो एफर्ट एक ही चीज के ऊपर लगती है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप एमटी कैट भी दे रहे हैं और साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर खुदा ना खास्ता मेरा ना हो पाया तो मैं किस पे हो, तो इस तरह से जो है ना वो आपकी एफर्ट डाइवर्ट हो जाती है कि क्या पता मेरा होता है या नहीं होता। आप कोशिश करें सबसे पहले तो ये सोचें कि इंशाल्लाह मैं ये करके रहूंगा। तो इस तरह से ये होगा कि आपकी एफर्ट उस लेवल की हो जाएगी जिस लेवल के ऊपर एमडीकेट क्लियर किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है ना वो आप एमडीकेट देते वक्त जो है ना वो कम से कम ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो है ना वो सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए। और दूसरा ये कि एमबीबीएस के अलावा अगर आपको कोई फील्ड अभी जहन में आ भी रही है तो देखिए मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो मेडिकल फील्ड ही बचती है। बाकी जिस तरह कि अगर आपके एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता तो सेकंड ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बीडीएस ही है, और बीडीएस नहीं है तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके जो है ना वो ऑप्टिकोलॉजी जो आपकी आई वाला ऑप्शन होता है तो वो ही हो सकता है। तो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो सारी जिंदगी यही रह जाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फील्ड ही चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर एमसीक्यूज प्रैक्टिस बुक भी ले लें या सिलेबस कंप्लीट होने के बाद? देखिए प्रैक्टिस जो है ना वो आप सिलेबस के साथ साथ ही करें, आप जो टॉपिक पढ़ लें उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लिया करें। अगर आप अभी सारा बुक पढ़ लेंगे प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक तरह से जो है ना वो आपको भूल सकता है कि आपने एक महीना पहले एक चीज पढ़ी थी, उसकी प्रैक्टिस जो है ना वो आप एक महीने बाद करेंगे तो एक तरह से जो है ना वो फर्क पड़ेगा आपको। तो कोशिश क्या करेंगे जैसे ही एक तरह से कर लेना
एक चैप्टर कर लेते हैं, एक चैप्टर करने के बाद फौरन उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपके फौरन जो है ना वो ताज़ा ताज़ा रिवीजन हो जाए। तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए यही होगा। और प्रैक्टिस तो जो है ना वो आपने अगर देखें, आप चूंकि टॉप ग्रेड के स्टूडेंट हैं, तो टॉप ग्रेड के ऊपर जो है ना वो काफी सारे एमसीक्यूज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप टॉप ग्रेड वाले एमसीक्यूज ही सॉल्व करने की कोशिश करें। वो आपको अगर एक तरह से जो है ना वो फिर अगर आप केस चेंज करना चाहते हैं कि मैं जो है ना वो टॉप ग्रेड के एमसीक्यूज जो है ना वो इजीली सॉल्व कर रहा हूँ, वो तरह के एमसीक्यू चाहिए, मुश्किल ज्यादा मुश्किल चाहिए, तो फिर जो है ना वो आप कोशिश करें कि किसी दी फिजिकल एकेडमी की जो है ना वो बुक परचेज कर लें, और कोशिश करें कि अभी से परचेज कर लें, ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सर बीडीएस फील्ड कैसी है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इसका स्कोप थोड़ा कम है। पाकिस्तान में तो वैसे अब एमबीबीएस का स्कोप भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बीडीएस फील्ड एज ए फील्ड वो इतनी ज्यादा नहीं आती, तो इस वजह से जो है वो ऐसा ऐसा उसको कम होता जा रहा है। तो एज ए फील्ड अगर देखा जाए तो बीडीएस काफी अच्छी फील्ड है मेरे हिसाब से। देखिए एमबीबीएस जो है ना वो एज ए डिग्री हर कॉलेज में तकरीबन बराबर ही किया जाता है, क्योंकि हर कॉलेज में तकरीबन सेम सिलेबस ही पढ़ाया जाता है एज ए रूल। और दूसरी बात ये है कि जो चीज जो है ना वो मेडिकल कॉलेज को डिफरेंशिएट करती है ना, वो होती है आपके हॉस्पिटल। जिस भी जो है ना वो मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की हॉस्पिटल अच्छी होती है ना, तो वो उस हवाले से इस तरह रैंक किया जाता है। जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास जो है ना वो हमारे केई की जो हॉस्पिटल है वो है व्यू हॉस्पिटल, और हमारे जो अलामा इकबाल है उसकी हॉस्पिटल है हमारे पास जिना हॉस्पिटल। तो सबसे जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मेडिकल हॉस्पिटल के हवाले से व्यू हॉस्पिटल के अंदर जो है ना वो पेशेंट की ज्यादा वैरायटी आती है, इस वजह से जो है ना वो एज ए डॉक्टर हमारी जो है ना वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है जब हम हाउस जॉब करते हैं। तो मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को जो चीज डिफरेंशिएट करती है वो उनकी हॉस्पिटल्स होते हैं, ना कि उनके कॉलेजेस। पढ़ाई हर जगह सेम ही होती है, लेकिन जो चीज डिफरेंशिएट करती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर एमबीबीएस और बीडीएस में कौन सी फील्ड बेस्ट है। देखिए एमबीबीएस और बीडीएस में से जो है ना वो ऑब्वियसली आपकी एमबीबीएस जो है ना वो सबसे बेस्ट डिग्री है। और एज ए डिग्री जो है ना वो एज ए डिग्री अगर देखा जाए तो एमबीबीएस जो है ना वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छी डिग्री में से मानी जाती है, टॉप 3 या टॉप 5 डिग्रीज में जाती है तकरीबन, मुझे याद आ रहा है। तो एज ए फील्ड जो है ना वो एमबीबीएस बीडीएस से थोड़ा बेहतर है। अगर एमबीबीएस में अगर आपका बताना का नहीं हो पाता, तो उसके बाद जो है ना सेकंड ऑप्शन आपका विषय BDS होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्या टॉपिक की फिजिक्स की लेक्चर इनफ है। देखें इनफ है या नहीं है ये आपको पता होगा, क्योंकि आप लेक्चर्स देखते हैं और आपको ये पता होगा कि सर मैं ये लेक्चर देख रहा हूँ, मुझे मेरे लिए ये लेक्चर इनफ है और मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, और मुझे ये लेक्चर समझ आ रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज आप बता सकते हैं कि मेरी इनफ है या नहीं है। अगर आपको ये सेटिस्फेक्शन है कि जो ना वो ये लेक्चर मेरा पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, मेरे टॉपिक के हर line मुझे पता है, सब कॉन्सेप्ट्स मुझे पता है, तो जरूर जो है ना वो आपका grade है। अगर आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि ना टॉप के अंदर लेक्चर थोड़ी सी चीज वैसे तो कोई भी टीचर जो है ना वो ऐसे फॉल्ट या फ्लॉ रखता नहीं है कि अपने लेक्चर के अंदर